नमस्ते सभी को, मैं समनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद समनाथ में। तो आज हम अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बात करते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में। जैसे कि हमने पहले जो है अपने चाइना के एग्जांपल को ले लेंगे, तो वहाँ पे हमने जैसे कि देखा कि जो इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स लोग थे, जो इंडिया के जो टॉप प्रोड्यूसर्स, उन लोगों को जो है लॉस में चलना पड़ रहा है, जबकि चाइना के जो प्रोड्यूसर्स लोग हैं उन लोग फ़ायदा में चल रहे हैं। और इससे से जो है इंडिया का बहुत ही ज़्यादा एक तो फॉरेन जो एक्सचेंज जो है वो मतलब चाइना में चले जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इंडिया का कहीं ना कहीं पे लॉस हो रहा है। इस लॉस को रोका कैसे जा सकता है? इसका एक टुक मतलब एक ही बहुत ही जो शानदार एक टुक जो वे हो सकता है वो है कि हम जो चाइना के टॉयज़ में टैक्स लगा देंगे। जो चाइना से जो टॉयज़ इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। टैक्स लगाने से क्या होगा, उसका चाइना का जो टॉयज़ का जो रेट होगा वो बढ़ जाएगा। और बढ़ जाने के कारण जो इंडिया के जो टॉय प्रोड्यूसर्स रहेंगे उनका रेट तो हाई है, वो जो सेम ही रहेगा और वो जो हमारे मार्केट में डोमिनेट कर पाएगा। ऐसे करके जो एक तो बहुत ही बेहतरीन एक मेथड है। यहाँ पे हम जो टैक्स को लगा रहे हैं ये एक तो ट्रेड बैरियर के अंदर आएगा। ट्रेड बैरियर एक ऐसा चीज़ होता है जो कि या तो मतलब एंट्री पॉइंट पे, जैसे कि अपने सी पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, या फिर जो लैंड के अंदर जो सा ये इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट होता है उसका जो बॉर्डर के एरिया में ये वाला लगाया जाता है, जिससे से कि जो है मतलब दूसरे कंट्री से जो चीज़ लोग आ रहे हैं उससे जो है घटाया जा सके और इंडिया के मतलब डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स लोग हैं उन लोग को जो सपोर्ट मिल सके। इसीलिए जो ट्रेड बैरियर को यूज़ किया जाता है। लेकिन तो मैंने जैसे कि आपको पहले ये चैप्टर के फर्स्ट में भी बताया था कि जो 2-3 डिकेट्स पहले भी अगर हम देखेंगे तो इंडिया के रोड्स में जो इतने सारे कार्स, आपके मोटरसाइकिल्स या फिर व्हीकल्स या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स या फिर ऑर्नामेंट्स, गारमेंट्स, ये सब जो इतना ज़्यादा नहीं देखने मिलता था। तो ये 1990s के बाद, 1990s के टाइम ये सब चेंजेस आया था। 1990s के बाद ऐसे क्या पॉलिसीज लाए गए जिससे से कि इतने सारी चीज़ जो है इंडिया के अंदर आने लगे। 1990 से पहले ऐसा क्या रूल था जिससे से कि ये सब चीज़ जो है बाहर ही रेस्ट्रिक्टेड रहता था, इंडिया के अंदर नहीं आ पाता था। इसके बारे में बात करें तो उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट बैरियर लगता था। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं जो 1947 के बाद से इंडिया जो बहुत एक तो गरीब देश था, वहाँ पे जो मतलब बहुत ही अंडर डेवलपमेंट था। तो इंडिया के प्रोड्यूसर्स लोगों को डेवलप करने के लिए, क्योंकि उस टाइम अगर हमारी चीज़ जो है इम्पोर्ट करते रहते हैं तो हम जो है पूरा इम्पोर्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उस इम्पोर्ट को रोकने के लिए इंडिया के गवर्नमेंट ने क्या क्या जो एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपके जो फर्टिलाइज़र, मशीनरी, पेट्रोलियम जैसे कि ज़्यादातर इंडिया में मिलता नहीं है, फिर मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, ये सब भी ज़्यादातर जो इंडिया में मिलता नहीं है, नेचुरली जो मिलता नहीं है। तो ये सब जो है मतलब हमें इंपोर्ट करना पड़ा। और उसके साथ बाकी सब जो चीज़ें हैं वो सब जो इंडिया के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे करके रूल्स बनाया गया था आपके 1947 के बाद से। लेकिन फिर जब ये डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आए, जो इंडिया के खुद के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स लोग हैं वो सब उभर के आए। बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप हुए इंडिया में जो कि मतलब डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स लोग हैं उन्हीं के द्वारा चलता था। तो फिर 1990s के बाद से गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि हमें एक तो ऐसे स्टेज में आ गया जहाँ पे कि हमें जो वर्ल्ड के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर डोमेस्टिक के अंदर ही सीमित रह जाएंगे तो हमारा मतलब ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा नहीं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारा परफॉर्मेंस भी जो है बढ़ेगा। अगर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स लोगों को अगर हम लोग सीमित रख देंगे अपने मार्केट को, तो वो लोग जो अपने मतलब डेट बैक टेक्नोलॉजी के साथ ही प्रोडक्शन करते रहेंगे और वो लोग जो है अपने परफॉर्मेंस को बेटर नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने रियलाइज़ करके अभी जो हम जो है अपने मार्केट को फ्री कर देंगे, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आ सकता है, जिससे कि कंपटीशन बढ़ेगा और इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स लोग हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है परफॉर्मेंस को अच्छा करेंगे। बल्कि बाहर से तो इंडिया में इंडस्ट्रीज आएंगे, इंडिया के लोग भी जो है बाहर में जाके इंडस्ट्री सेटअप कर पाएंगे, ऐसे करके जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लाए 1990s के बाद से। तो ये जो मतलब ये बाहर की चीज़ों को जो इंडिया में लाने दिए, इसे कहते हैं लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में होता क्या है कि रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस ऑन दी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। और इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी होता है, क्योंकि अगर हम लोग मतलब लिबरलाइजेशन को हटा भी दें तो भी धीरे धीरे करके इंडस्ट्रीज आएंगे। तो उनको अगर हम लोग को रफ्तार को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स लोग होंगे जिन्हों की हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कुछ छूट देंगे, या फिर है तो टैक्स को जो है मतलब टैक्स इम्पोज थोड़ा सा कम करेंगे, उनको मतलब लेबर लॉस या फिर जो रूल्स जो है उनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। ऐसे करके हमें जो है कुछ कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना पड़ते हैं। तो उसे कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसमें कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे कंट्री में हम लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो ये हो गया लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लेकिन यहाँ पे जो है मतलब प्रॉब्लम होने लगा कि अगर हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बात करें, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरा टॉपिक है, हम लोग जैसे कि देखते हैं ये जो मोनोपोली नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का कोई सा मोनोपोली नहीं है कि हम जो मतलब किसी भी टाइम ट्रेड को हटा दिए, किसी भी टाइम जो ट्रेड बैरियर को बना दिए, ऐसे करके गवर्नमेंट का कोई सा मोनोपोली नहीं है। इसमें क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है
जो कि अपने मेंबर कंट्रीज़ को ऑर्डर देता है हमें कहाँ पे ट्रेड बैरियर लगाना चाहिए और कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। तो ये जो है बेसिकली कंट्रीज लोगों का एक तो बॉस है, मतलब कंट्री के जो इकोनॉमी का एक तो बॉस आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इससे से जो बहुत सारे कंट्रीज़ का इकोनॉमी डिपेंडेंट होता है, उसके पॉलिसीज़ के वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ का जो आपका ये है आपका जो इकोनॉमी होता है वो जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो आज आज तक जो है 164 मेंबर कंट्रीज हैं ये WTO के। और इसमें तो मेन बात है कि चाइना जो है इसका मेंबर नहीं है। इसलिए आप लोग देखेंगे आपके जो गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब जो चाइना में जाता नहीं है, बल्कि चाइना के खुद के ऐप्स हैं जिसमें कि मतलब आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं या फिर वीडियोस देख सकते हैं, फिर चैटिंग कर सकते हैं। फिर व्हाट्सएप भी जो है चाइना में नहीं है, उसका खुद का ही एक तो ऐप है, क्योंकि वो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है और इसीलिए वो जो बहुत ज़्यादा ट्रेड बैरियर लगाता है। जबकि मतलब उसके कंट्री में ज़्यादा चीज़ इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, बल्कि उसके कंट्री से ज़्यादा चीज़ जो एक्सपोर्ट हो पाएगा। ऐसे करके वो जो एक तो बहुत ही मतलब स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है। लेकिन WTO का प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मतलब एक तो पार्शियल कंट्री है, क्योंकि ज़्यादातर इसका जो लीडरशिप होता है वो सब डेवलप्ड कंट्रीज से होता है, जैसे आपके USA, ऑस्ट्रेलिया, UK ऐसे डेवलप कंट्रीज़ के हाथों में इसका जो लीडरशिप रहता है। तो उन लोग भी ऐसे करके रूल्स बनाते हैं जिसमें कि ये जो अमीर जो देश हैं इन लोगों के लिए मतलब वो वाला सुहा है, वो वाला ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे कि आप लोग अगर ट्रेड प्रैक्टिसेस का बात करेंगे, एग्रीकल्चर का जो ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है, तो USA में क्या होता है कि 0.5% लोग बस एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट हैं। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या है, और बस 1% जो है उसका GDP है एग्रीकल्चर से आता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि USA के गवर्नमेंट लाखों लाख करोड़ करोड़ डॉलर जो फार्मर्स को देता है सब्सिडी के रूप में, ताकि वो लोग जो अपने प्रोडक्ट्स को एक चीप रेट में जो दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर पाए। अभी आप लोग सोच के देखिए कि इंडिया के जो फार्मर्स लोग हैं वो तो भास्ट नंबर में, उनके ज़्यादा भी सब्सिडी मिलता नहीं है। अभी अगर ये जो USA के जो फार्मर्स हैं जिनको सब्सिडी मिल रहा है वो सस्ते दाम में इंडिया में जो चीज़ों को एक्सपोर्ट करने लगे, आपका जो व्हीट हो गया या फिर अलग अलग जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसका अगर एक्सपोर्ट करने लगे, तो उससे से क्या होगा कि जो इंडिया के जो फार्मर्स है वो लोग जो कम्पीट नहीं कर पाएंगे उससे से। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्डर दिया है जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, जैसे कि आपका इंडिया हो गया, पाकिस्तान है, फिर अलग अलग जो छोटे मोटे जो मतलब जो कि डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनको ऑर्डर दिया कि तुम लोग अपने किसानों को जो सपोर्ट करना बंद कर दो। जबकि ऑन द अदर साइड USA जो अपने किसानों को सपोर्ट दिया ही जा रहा है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। अभी इंडिया भी जो है खुद से सब्सिडी लगा सकता था, लेकिन WTO ने उसे मना कर दिया। अभी तो थोड़ा बहुत वो सब्सिडी दे रहा है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में जाके भी जहाँ पे कि भास्ट नंबर ऑफ पीपल जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, वहाँ पे जो उनको सब्सिडी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि WTO जो वहाँ पे रोक लगा दिया है। जैसे करके बहुत सारी जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ में यहाँ पे हैं। सो इसे मतलब टैकल करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो टैकल करने के लिए उसका जो ये पार्शियल पॉलिसीज़ जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ को टैकल करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ ने आजकल जो विरोध भी स्टार्ट कर दिया है। इंडिया में भी विरोध हुआ है, आपका ताइवान में या फिर अलग अलग कंट्रीज़ में भी इसके लिए बहुत ज़्यादा विरोध भी देखा गया है। तो अभी हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया के बारे में। सो इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि आपके वर्कर्स हो गए या फिर प्रोड्यूसर्स हो गए, आपके जो कंज्यूमर्स हो गए, अलग अलग चीज़ों को जो है हम लोग एनालाइज करेंगे। अलग अलग चीज़ों को हम लोग जो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या जो है इम्पैक्ट पड़ा है अपने ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के ऊपर। सो पहली बात मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या कि MNCs अपना प्रोडक्शन को जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया इन द लास्ट 20 ईयर्स में। हम लोग अगर 2000 के बाद से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर आया फॉरेन से। तो हम लोग मतलब इससे से समझ सकते हैं कि इंडिया का जो मतलब जो पॉलिसीज़ लोग होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जो पॉलिसीज़ होते हैं वो सब जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। इसीलिए जो है फॉरेन के ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। इवन अभी जो मतलब समिट भी चल रहा है, जो आपका कॉन्क्लेव या फिर जो इकोनॉमिक जो समिट हो रहा है, जिसमें कि हर एक राज्य के लोग जो है मतलब राज्य के जो सरकार लोग हो रहे हैं वो लोग अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कॉन्क्लेव्स मतलब बहुत सारे जो है उनको ज़मीन दे रहे हैं, मतलब सस्ते दाम में उनको ज़मीन दे रहे हैं। फिर जो लेबर लॉस था जिसमें कि मतलब लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो जो लेबर लॉस था वो सबको भी जो है बहुत ज़्यादा कमा दिया है। जिससे कि जो फॉरेन कंट्रीज लोग होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन में मतलब इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। और इसी के साथ जो 5 ईयर्स टैक्स हॉलीडे किया है, मतलब 5 साल तक उनको जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा कोई सा भी प्रोडक्शन के लिए। ऐसे भी जो रूल्स बना दिए हैं। तो ज़्यादातर जो इंडिया में जो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो ऑटोमोबाइल्स हो गया, आपका गारमेंट्स हो गया, फुटवेयर हो गया, आपका कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ऐसे कई सारे तरीके की चीज़ों में जो या फिर सेलफोन या फिर मोबाइल फ़ोन, ये सब भी जो बहुत सारी चीज़ों में जो है फॉरेन के कंपनीज लोग ये इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
सो सेकेंडली, बहुत सारी जो टॉप इंडियन कंपनीज़ हैं वो लोग जो अपना कंपटीशन को बढ़ाएं और अपना परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर तो परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा। सो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया ताकि अच्छा से अच्छा जो चीज़ों को वो जो मतलब बना पाएंगे। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों में वो जो आउट परफॉर्म भी किया है। बहुत सारे जो फॉरेन कंपनीज लोग हैं वो लोग यहाँ इंडिया में कम्पीट नहीं कर पा के चले भी गए, क्योंकि इंडिया के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स लोग अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं। ऐसे भी कई कई पे देखा गया है। एक तो मोर ओवर मतलब इससे से भी बढ़ के इंडिया की भी बहुत सारे कंपनीज जो है बाहर में इन्वेस्ट किए हैं। इवन आज शायद 50 के ऐसे कुछ नंबर से जो है बहुत सारे इंडिया की जो कंपनीज है, इंडियन ओरिजिन के कंपनीज है जो कि बाहर में जाके इन्वेस्ट किए हैं। तो इसके अंदर आता है टाटा मोटर्स जो कि ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूस करता है, आपका इन्फोसिस जो कि आईटी रिलेटेड है, फिर रैनबैक्सी जो कि मेडिसिन प्रोड्यूस करता है, एशियन पेंट्स जो कि मतलब पेंट्स प्रोड्यूस करता है, आपका सुंदरम फास्टनर से जो नट्स एंड बोल्ट्स से कई सारे तरीके के जो मतलब इंडिया के कंपनीज जो बाहर में जाके इन्वेस्ट किए हैं। और उसके साथ जो है ग्लोबलाइजेशन बहुत सारे चीज़ों में नए अपॉर्चुनिटीज़ या फिर नए जॉब्स भी जो है क्रिएट किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईटी हो गया, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विसेज होता है उसमें जो है मतलब बहुत सारी चीज़ों का आपने पहले ये आपके बुक में देखा होगा। एक तो इंडियन कंपनी जो कि मैगजीन प्रोड्यूस करते हैं लंदन के लिए, लंदन के प्रोड्यूसर्स लोग इंडिया को ऑर्डर देते हैं, इंडिया के ऑफिस में ऑर्डर देते हैं ताकि तुम लोग जो ये मैगजीन प्रोड्यूस करो। वो मैगजीन जाके लंदन में जाता है और वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र होता है थ्रू ई बैंकिंग। ऐसे करके जो मतलब आईटी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा इसका बढ़ोतरी देखा गया है। फिर उसके बाद डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, ये सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग, ये सब जो चीज़ों में इंडिया जो है दूसरे कंट्रीज से कंपेरेटिवली थोड़ा आगे है। इसलिए इंडिया के जो मतलब जो फॉरेन कंपनीज लोग हैं वो इंडिया के वर्कर्स को ये सब काम दे रहे हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, डाटा एंट्री, ऐसे कई सारे तरीके की चीज़ों में जो इंडियन वर्कर्स को जो एम्प्लॉय करते हैं। सो आज के वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।